तो सभी दोस्तों को नमस्कार। 191 नंबर की ये सीरीज इसको देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, चाहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पर फ्री पीडीएफ और नोट्स अवेलेबल है, यहाँ पर जाकर के सेल्फ स्टडी जरूर करें आप। चलिए, अभिकथन है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यालयों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है, जब आप प्राइमरी स्कूल में जाते हैं या फिर आप 12th तक कभी भी पढ़ाई करते हैं, तो जब भी आप देखो प्रारंभिक स्कूलों की बात करें, प्रारंभिक वर्षों जब पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवी क्लास तक, तो विद्यालयों को संसाधन संपन्न मतलब कि ऐसे ऐसे वातावरण प्रोवाइड करने पड़ेंगे बच्चों को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भाषा सीखने के लिए, चीज़ों को नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना पड़ेगा ताकि बच्चे वहाँ से अडॉप्ट करें। विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिनके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। और ये देखिए, जो इनिशियल स्टेज है ना डेवलपमेंट का, उसके अंतर्गत बहुत ज़्यादा संवेदनशील स्टेजेस होते हैं। रीज़न कि अगर आपने अच्छा चीज़ें सीखा, मतलब सिखाने की कोशिश करी, तो बच्चा अच्छा ही सीखता है। अगर आपने गलत सिखाने की कोशिश करी तो गलत ही सीखेगा। बात कोशिश ऐसी नहीं होती है कि गलत सिखाने की कोशिश करता है, अगर आप उसके सामने गलत करोगे तो गलत सीखेगा, गलत तरीके से बोलोगे तो गलत तरीके से बोलेगा। ठीक है, तो बहुत सेंसिटिव स्टेज होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक, अगर हम बुद्धि की बात करें, यहाँ पर इंटेलिजेंस, बुद्धि, क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष पढ़ा जाता है? तो ये बार बार हमने बताया है इस चीज़ के बारे में। ये होगा आपका आंसर नंबर 3, संज्ञानात्मक। और मैं बोल रहा हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बार बार रिपीटेड, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि बुद्धि का जो संबंध है वो भाव से नहीं है। आप कितने बुद्धिमान हैं आपके भावनाओं से पता नहीं लगाया जा सकता, ना ही शरीर से, ना ही समाज से, कि आप किस समाज से बिलोंग करते हैं। लेकिन आपका ज्ञान आपको बताएगा कि आप कितने बुद्धिमान हैं। आंसर 3 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती? बहुत हलवा प्रश्न है। और ये देखिए, प्राथमिक संस्था का कौन है? तो प्राथमिक संस्था के बारे में अगर हम बात करेंगे तो परिवार होता है। प्राइमरी प्राथमिक, यहाँ पर कारक की बात करें अगर, ठीक है, कारक में कौन से होते हैं? जैसे माता पिता, अभिभावक, भाई बहन, ये सब कारक हो जाते हैं। एजेंट जिसको कहा जाता है। संस्था मतलब एजेंसी, एजेंट मतलब कि उसके अंदर के लोग। द्वितीय कारक, द्वितीय संस्था कौन है? द्वितीय संस्था है आपकी यहाँ पर सामाजिक मीडिया हो गई, धार्मिक संस्थाएं हो गए, कानून हो गया, विद्यालय हो गया। ये सारी चीजें क्या है? द्वितीय। और इसके अंदर के जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं कारक, जिसको हम लोग एजेंट, जैसे हमने देखा होगा एलआईसी का एजेंट है। एलआईसी तो एजेंसी है, ठीक है, एलआईसी की एक एजेंसी होती है, जो एजेंसी को चलाता है वो एजेंट होता है। तो एलआईसी एक संस्था है, लेकिन उसके अंदर जो काम करने वाले हैं वो एजेंट हैं। ठीक है, तो यही संस्था है और इसके अंदर काम करने वाले एजेंट होते हैं। कई बार सवाल में एजेंट भी पूछ देता है और रहता परिवार। ये कंफ्यूज मत होना, आपको जो ऑप्शन मिलेगा उस तरीके से आंसर को ट्रीट करना है। आंसर सेकंड होगा। चलिए, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इनके हिसाब से किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं? तो बिना किसी डाउट के, ये जब बच्चा जन्म लेता है तो 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है नकल करना स्टार्ट कर देता है। राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, और 0 से लेकर के 2 वर्ष होती है इसकी एज पूर्व संक्रियात्मक, 2 से लेकर के 7 जिसको हम लोग प्री ऑपरेशनल, इसमें बच्चा हमेशा कंफ्यूज ही रहता है। 7 से लेकर के 11, इसमें बच्चा इस कंफ्यूजन को ना यहाँ पर दूर कर देता है। और जब कंफ्यूजन दूर हो जाता है और चीज़ें मोटिवेट करने लगती हैं आपको, तो फिर आप बहुत अच्छे अच्छे भी काम कर लेते हो। जैसे कि आपको सीडीपी पढ़ रहे हो, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अब इस एज में जा करके पता चला कि 2-3 महीने में आपने सीडीपी को कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर सीडीपी आपको अच्छा लगने लगा। जब सीडीपी अच्छा लगने लगा और 2 महीने और पढ़ दोगे तो आप और एक्सपर्ट हो जाओगे। तो यही है, 2 से 7 में बच्चा कंफ्यूज रहता है, 7 से 11 में बच्चा अपने आप को सुधार लेता है, और उसके बाद जब इंसान सुधर जाता है तो 11 से 15 में वो एकदम रेल बन जाता है। ठीक है, तो ये तो फिलहाल के लिए राइट आंसर होगा आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसमें बच्चा नकल करना स्टार्ट कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। विकास सिद्धांत के अनुसार, एक विकास का सिद्धांत भी है। अब ये सिद्धांत क्या कहता है? किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं? किस क्रम में? तो देखिए, इस क्रम में तो बच्चा जो है
ये देखिए रखना शुरू कर देते हैं। इस चीज को याद रखिए, हमेशा ये वाली चीज तो हमेशा याद रखिए। तो संवेदी गामक अवस्था में बच्चा जो है नकल करना स्टार्ट करता है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। और इसमें बच्चे जो है किसी पिक्चर को अपने दिमाग में स्टोर कर लेते हैं और उस पिक्चर को लेकर के रोते हैं वो। और उन अगर मान के चलो कि वो बोल नहीं पाते, तो फिर वो उनको जो 3-4 चीजें, जैसे 4 खिलौने हैं, एक खिलौने को लेकर के बहुत रो रहा है कि वो खिलौना उसको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, एक खिलौने को लेकर के बहुत रो रहा है वो। तो अब उसको खिलौना दिखाया जाएगा, ये चाहिए, तो फिर रोएगा, फिर बोलोगे ये चाहिए, फिर ये चाहिए, 2-3 चीजें और दिखाओगे ना, तो उसको वो चीजें चाहिए जो उसको चाहिए, वो मिल जाने के बाद ये शांत हो जाता है। मतलब इसके अंदर क्या है कि वस्तु स्थायित्व की भावना है, वो वस्तु इसके दिमाग में छप जाती है और वो चाहिए उसको, तो वो जब तक नहीं मिलता वो रोता रहता है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी नहीं मिलता तो रोते रोते सो जाता है, फिर उठता है, फिर रोता है। बच्चों का यही काम ही है। तो संवेदी गामक 0 से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। इसमें तो एक किसी तरीके से भूत भविष्य वर्तमान अपना नहीं ठीक कर पाएंगे। पूर्व संक्रियात्मक में हमेशा कंफ्यूज ही रहता, मैंने आपको बोला 2 से 7 की अवस्था में आप इसको देखोगे हमेशा कंफ्यूज रहेगा, कंफ्यूजन वाली ये पूर्व संक्रियात्मक। किसी भी चीज में अगर बोला जाए कि इस चीजों को लाइन से खड़ी करो, कंफ्यूज। ए से जेड तक जाओ, जेड से ए तक आओ, इसमें भी कंफ्यूज। कम ज्यादा में फर्क बताओ, गिलास में कम ज्यादा है, इसमें मान के चलो कि ये भी गिलास है, बराबर गिलास में पानी है, ठीक है। अब इसको ने यहाँ पर डाल दिया जाए ना चौड़े बर्तन में, तो ये वाला पानी बराबर था, लेकिन ये वाला पानी यहाँ पर उड़ेलने के बाद भी वो बोलेगा कि नहीं इसमें पानी ज्यादा है क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है, उसको ऐसा लगता है। तो यहाँ पर भी बच्चा कंफ्यूज है। इसमें बच्चों को लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है। इसमें ये लगता है कि बच्चा हर चीज के अंदर जान होती है, इवन डॉल के अंदर भी जान होती है, कार के अंदर भी जान होती है, तभी तो कार चलती है। तो ये सारी चीजें जो है ना कंफ्यूजन वाली 207 वाली अवस्था में। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो है कंफ्यूजन को दूर कर लेता है और भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सही क्रम को याद रखना शुरू कर देता है। आंसर नंबर होगा 3। देखिए याद करना शुरू, अब ऐसा तो है नहीं, सॉरी यहाँ पर अमूर्त नहीं, मूर्त पे स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब मूर्त पे जब स्टार्ट कर देता है तो अब अमूर्त में तो करता ही होगा, सिंपल सी बात है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है शुरू कर देता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं कि अमूर्त लगा देते हैं कि अमूर्त में तो कर देता है, लेकिन सवाल ये पूछता है कि शुरू कहाँ से हुआ, तो शुरू मूर्त से हुआ, अमूर्त में तो जाएगा ही। किशोरावस्था में भी पूरा कंप्लीट, फिर उसके बाद युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, हर जगह याद रहता है, लेकिन स्टार्ट तो मूर्त अवस्था में हुआ ना। आंसर नंबर 4 होगा दोस्तों, ठीक है। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न में मुझे लगता है बहुत कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के 3 लेवल बताए और 6 पार्ट बताए। अब जो 6 पार्ट बताए हैं उसमें से एक जो पार्ट है, ठीक है, तो उसमें अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जानते हैं, उसमें क्या है, ठीक है, इसको देखेंगे। अब अनुपात और दंड अविन्यास, ठीक है। ये दंड वाला जो है वो पहला कहीं ना कहीं स्टेज, पहले स्टेज का पार्ट है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 6 लेवल हैं इसके, ठीक है। 3 लेवल में 6 पार्ट है, सॉरी, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, ये है पूर्व परंपरागत, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, ये है परंपरागत, परंपरागत, और ये है उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसमें क्या होता है, दंड एंड आज्ञा। अब यहां पर देखोगे कि जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, यांत्रिक सापेक्षता। तीसरा है, इसको यांत्रिक बोलते हैं, यांत्रिक सापेक्षता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तीसरा जो होता है ये होता है गुड बॉय गुड गर्ल, ठीक है। चौथा जो होता है सोशल लॉ एंड ऑर्डर। पांचवा होता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा है जो तोड़ा जा सकता है। छठवा होता है यूनिवर्सल मोरालिटी। अब यहाँ पर बच्चे जो है ना आज्ञा और कहीं ना कहीं दंड के द्वारा सीखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर उनको वो गलती करते हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चा छोटा है तो गलती करे तो कुछ ना बोलो, अगर नहीं करोगे तो उसे लगेगा कि मैं सही कर रहा हूँ, तो उसको करेक्ट कराना पड़ता है। तो जब भी वो कहीं ना कहीं गलती करे तो उसको नैतिकता सिखानी होगी, डांट करके, दंड दे करके, ठीक है। दूसरा उसी में जो होता है वो होता है, इसकी जो एज की अगर हम बात करें, इसकी जो एज होती है 4 से लेकर के 10 साल, इसकी एज होती है 10 से लेकर के 13 साल, और इसकी एज होती है 13 से लेकर के ऊपर तक का। अब इसमें क्या होता है, जो बच्चा जैसा आप करोगे उसके हिसाब से वो इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तीसरा है वो बच्चे जो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए माँ बाप जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। और दूसरी यहाँ पर और चीज है कि सोशल लॉ एंड ऑर्डर, माँ बाप की बात तो मानते हैं, समाज की भी बात को मानते हैं, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है समाज के अंदर उन सभी चीजों का फॉलो करते हैं।
पांचवें में है यहाँ पर कि जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध है, अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जा सकता है जब उन्हें लगता है कि नियमों में कहीं भारी चेंज की आवश्यकता है, तो नियमों को तोड़ देते हैं। जैसे रेड लाइट पर आप देखोगे एम्बुलेंस की गाड़ी को तोड़ दिया जाता है, रूल है ही ऐसा कि रेड लाइट पे खड़ा होना, बट एम्बुलेंस नहीं रुकती, क्यों? क्योंकि वहां पर किसी जिंदगी की मौत का सवाल है, तो वहां पर इस नियम को तोड़ दिया जाता है। तो जहां पर लगे कि तोड़ना है वहां पर नियमों को तोड़ा जाता है। यूनिवर्सल मोरालिटी में वो चीजें होती हैं जैसे कि आपको ऐसा लगे कि हमारे जान से ज्यादा इस देश की जान की फिक्र होनी चाहिए, और इस तरीके के व्यवहार आपके अंदर है, इस तरीके के विचार आपके अंदर है कि अगर हमारे जाने से पूरी दुनिया में अगर शांति होगी तो मैं अपने आप को त्याग दूंगा। इस तरीके का, जैसे कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो जाए, आपको नहीं, किसी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आप अगर किसी के पास जाते हैं तो वो भी इस बीमारी से पीड़ित हो जाए, तो वो अगर इस तरीके की नैतिकता रखता है कि अब मेरे त्यागने से हो सकता है किसी और को इस चीज से ना पीड़ित होना पड़े, तो मेरा चले जाना ही ठीक है, तो इस तरीके की मोरालिटी बहुत कम लोगों के अंदर होती है। ठीक है, जैसे सोल्जर्स हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके देश की सेवा कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें यूनिवर्सल मोरालिटी हर किसी के बस की बात नहीं है। इवन आपसे भी बोला जाए कि आप बॉर्डर पर जाकर के गोली खा लो, आप सोच के भी हैरान हो जाएंगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत कम लोगों के अंदर ये होती है, तभी जाकर के वो लोग आर्मी में भी जाते हैं या फिर फोर्स में जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें तो समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए कि किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार की जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। तो जरूरत और इच्छाओं की बात अगर करें, टिट फॉर टैट, जैसा आपने किया मुझे जरूरत है अब आपको भी वैसा ही दिखाने के लिए, तो वो होता है यांत्रिक वाला। ठीक है, क्योंकि दंड देने वाली बात तो कहीं है नहीं, अच्छा बनने की तो कहीं बात ही नहीं है। व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचना है, कहाँ जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचा जा रहा है, कानून और व्यवस्था की कहीं बात ही नहीं है, जैसे को तैसे वाली बात है। ठीक है, अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आप हैं और आपका एक दोस्त है, ठीक है, अब एक दूसरे को कैसे जानेंगे? जरूरत, अब इसको जरूरत होगा तो इसको फोन करेगा, भाई 5,000 रुपया चाहिए। अब इसने कहा कि नहीं मैं नहीं दूंगा तुझे 5,000 रुपया, मेरे पास नहीं है। अब इसको भी जब जरूरत हो गई तो ये बोलेगा मेरे पास भी 5,000 रुपया नहीं है भाई। ठीक है, तो जब जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे को याद करते हैं और एक दूसरे की इच्छाओं को लेकर के भी बातचीत जो चलती रहती है वो होता है टिट फॉर टैट। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। आंसर नंबर 4 राइट आंसर होगा। चलिए, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और डैश 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 की महत्ता पर बल दिया। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पर भरना है आपको कि यहाँ पर किस चीज पर बल दिया था और यहाँ पर किस चीज पर बल दिया था। तो वाइगोत्स्की ने, मुझे नहीं लगता कभी दंड के ऊपर बात करी है, पुरस्कार के ऊपर बात करी है, सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर बात करा है। उन्होंने जैविक परिपक्वता के बारे में बात नहीं की है, प्रतिस्पर्धा के बारे में तो बिल्कुल बात नहीं किया है। आंसर नंबर 3, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा जो है भाषा के द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाता है और अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। तो देखिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा, अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है, और अंतःक्रिया कैसे की जाती है, मतलब लोगों से बातचीत करना। बातचीत कैसे करोगे? भाषा के द्वारा। अगर पहले भाषा आएगा फिर ज्ञान आएगा। कौन कहते हैं? वाइगोत्स्की। पियाजे कौन क्या कहते हैं कि पहले ज्ञान आता है फिर भाषा आता है। अंतःक्रिया के द्वारा बच्चे सीखते हैं, वाइगोत्स्की कहते हैं। और वाइगोत्स्की ने एक सिद्धांत दिया, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, राइट आंसर, आंसर नंबर 3। चलिए, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए अध्यापिका को डैश 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 की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश 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 के अवसर चाहिए। तो अर्थपूर्ण मतलब ऐसा होता है जो इससे मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर पीडीएफ भी दी जा रही है, नोट्स भी दी जा रही है, वो दी जा रही है जो परीक्षा में पूछा जाता है, जिसका वैल्यू है, जो परीक्षा में आते हैं प्रश्न। अब बेवजह की चीजें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, मैं फालतू के हवाबाजी करने लगूँ यहाँ पर, तो फिर उससे कोई फायदा है नहीं। जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे पता है कि व्यूज नहीं आते हैं, बट फिर भी एटलीस्ट मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपना कंटेंट अच्छे से दे सकूँ। और दूसरी चीज ये है कि अर्थपूर्ण अधिगम से आपको अभी फायदा नहीं होगा, आगे फायदा होता है। ठीक है, तो अर्थपूर्ण अधिगम में एक टीचर को क्या करना चाहिए और एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? तो देखिए, टीचर को एक सुसाधक, फैसिलिटेटर का कार्य करना चाहिए, और एक अच्छा कार्य वो होता है जिसमें कि बच्चे को जो चाहिए वो चीज दो, सुविधा प्रदान करने वाली बात है कि मैं आपको सुविधा दूंगा। और विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? ज्ञान अर्जन के सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। अगर वो ज्ञान को अर्जन करना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, पीडीएफ यहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ के अलावे अगर आप चाहते हो कि पढ़ना, तो बहुत सारी चीजें बिना पीडीएफ को डाउनलोड किए वहां पर इजीली पढ़ सकते हो। एक्सेस बहुत आसान होता है, क्योंकि पीडीएफ इसको ओपन करो, फिर इसको ओपन करो, इसको ओपन करो, 36 पीडीएफ है आपके पास, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज वहां पर मिलेगी। बट आप जाओ 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो भी है उसको पढ़ते रहो, थ्योरी पढ़ते रहो, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट के अंदर अंदर बहुत सारा कंटेंट आप वहां पर कंज्यूम कर लोगे। ठीक है, तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई। तो बाकी अब देखो, विद्यार्थी को निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, वशवर्ती ग्रहण करता, ऐसा नहीं है कि ज्ञान के वशवर्ती मतलब कि कंट्रोल में करके अनुकरण करता करके काम नहीं है। आप टीचर जैसा करे
वैसा बच्चा करता जाए तो वैसा भी ठीक नहीं है। सक्रिय भागीदार बनना पड़ेगा, जैसा जैसा टीचर पढ़ाएगा वैसा वैसा आपको पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर अनुदेशक का कार्य टीचर का नहीं होता है, ठीक है, वो फैसिलिटेटर का कार्य होगा। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप पता चले कि आप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स दे रहे हो और बच्चे उस चीज का अनुसरण कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे को जो चाहिए वो चीज देना। आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। चलिए, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित, ये होगा नहीं, ठीक है। अध्यापक केंद्रित कक्षा जो होती है वो गलत मानी जाती है। अधिगमकर्ता द्वारा स्व मूल्यांकन, ठीक है। अधिगमकर्ता जो है, जैसे आप हैं, वो अपने आप को खुद मूल्यांकन करोगे। मैं आप ही आया आपके पास मूल्यांकन करने के लिए? नहीं आया। आप खुद करोगे ना कि आपको कितना आ रहा कितना नहीं आ रहा, और वही तो असली प्रगतिशील नॉलेज होगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो जो बच्चा जो है अपने अंदर के खुद अंदर झांकने की कोशिश करता है उसको बोला जाता है प्रगतिशील शिक्षा। मानकीकृत पाठ्यचर्या जो है वो तो स्टैंडर्ड, यहाँ पर करिकुलम की बात करी जा रही है। वो व्यवहार का अनुकूलन, ये भी यहाँ पर प्रगतिशील का नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा में सिंपल सी बात है कि बच्चे जो है खुद का मूल्यांकन करके आगे बढ़ते हैं। राइट आंसर 2 होगा। चलिए, अनिता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण और प्रभाव, ये एक अनिता नाम की बच्ची है जो कारण और प्रभाव का संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों, जिसमें कुछ कारण है और कारण के प्रभाव क्या है वाली पहेली। जैसे कारण ये है कि कपड़े जो हैं सूख जाते हैं, कहीं ना कहीं कपड़े बाहर डालो, मम्मी बाहर डालती हैं तो कपड़े सूख जाते हैं, कारण कि कपड़े सूख जाते हैं धूप के कारण। अब प्रभाव के बारे में अगर बात करें तो धूप का प्रभाव पड़ता है तो पानी जो है वाष्प बन के उड़ जाता है। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके के अगर पहेलियों को और समस्याओं को काफी अच्छी तरीके से सुलझाती है तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनिता के पास उच्च स्तर की कौन सी बुद्धि है भाई। तो जब इस तरीके की बातें की जाएंगी तो संगीत गाना तो गा नहीं रही है बच्ची, लेकिन हम माँ बाप ये बोल सकते हैं ज्यादा गाना मत गाओ, हमें मत सिखाओ, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। लेकिन फिर भी अगर गार्डनर के हिसाब से बात करें तो गार्डनर अपनी बच्ची को कहते हैं कि बेटा तुम्हारे अंदर तार्किक बुद्धि का बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं देखोगे प्रचुर मात्रा में है। शारीरिक गति से यहाँ पर बच्चे ने दिमाग लगाया तो शरीर का मतलब ही नहीं। अंतर व्यक्ति की होता है कि दूसरों के अंदर क्या चल रहा है उस चीज के बारे में बात करना, ना कि पहेली और समस्याओं समाधान को यहाँ पर सुलझाने वाली स्थिति होती है। तो जब भी आप देखोगे तार्किक और गणितीय, देखिए गणितीय अलग चीज नहीं है, गणित में तर्क चलता है लेकिन उसके अलावे भी तर्क होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लेकर के चला जाता है। कुछ लोगों के अंदर गणितीय बुद्धि होती है, बहुत सारे आपके पास हो सकता है कि आपको गणित का नॉलेज अच्छा नहीं है, तो गणित में होता है क्वेश्चन देखने के बाद आपको तर्क लगाना पड़ता है, कौन सा फॉर्मूला लगे, सोचना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें। तो यहाँ पर तर्क और गणितीय एक ही चीज होता है। आंसर नंबर फर्स्ट होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पर पीडीएफ मिल जा रहा है, यहाँ पर जाकर के आप पढ़ सकते हैं। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 300 प्लस क्वेश्चन की यहाँ पर सीरीज चल रही है।